नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जिसका डर था वही हुआ, ओमिक्रॉन की भारत में हो गई एंट्री। बेंगलुरु में 2 विदेशी ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। भारत सरकार ने कहा डेल्टा से 5 गुना ज्यादा है यह खतरनाक। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की उम्र 66 साल है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दोनों लोग विदेशी हैं। ये 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कोरोना पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। यह दोस्तों डेल्टा से 5 गुना तक ज्यादा संक्रमित है। अब तक ओमिक्रॉन से 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। इससे संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किया गया। WHO इस पर स्टडी भी कर रहा है। अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि इस नई चुनौती का मुकाबला वह डटकर करेंगे। हमें डरना नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मास्क जरूर पहने। पूरी दुनिया में अभी ओमिक्रॉन की खासियत और असर के बारे में समझाया जा रहा है। इसके बारे में बहुत से तथ्य सामने आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली में आज से हुए स्कूल बंद। प्रचार में बच्चों को झोंकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा 24 घंटे में एक्शन लो। जी हां दोस्तों, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में शुक्रवार से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल कब से खुलेंगे, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। इससे पहले गुरुवार को ही कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगा। चीफ जस्टिस NV रमणा ने केंद्र से पूछा कि आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने हमें एफिडेविट में बताया था कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको बच्चों की फिक्र नहीं है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में आज भी सुधार नहीं हुआ। गुरुवार को भी दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटेगरी में है। लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 339 दर्ज हुआ। हवा में धुंध जमी हुई है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया सस्पेंड। दोस्तों, महाराष्ट्र होमगार्ड्स के महानिदेशक और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कार्यवाही की। ऐसे में अब बिना DGP ऑफिस से इजाजत लिए परमबीर सिंह मुंबई छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही जब तक वह निलंबित हैं, तब तक वो किसी निजी कंपनी के लिए या फिर किसी बिजनेस ट्रेंड में भी काम नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की ऑर्डर निकाली जा सकती है। दोस्तों, परमबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सर्विस रूल्स का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे और ना ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से संपर्क किया। गृह विभाग ने उनसे कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क में नहीं आए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 29 अगस्त तक की छुट्टी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वह ड्यूटी पर नहीं आए। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र में जबरन वसूली के कम से कम 5 मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटीलिया कांड के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर कर दिए गए थे। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से शहर के बार और रेस्तरां से 1 महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कहा था। विवाद बढ़ने और वसूली के आरोप लगने के बाद परमबीर सिंह खुद मुंबई छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट मिलने के बाद मुंबई पहुंचे। यहां उनसे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब आपका चेहरा ही बनेगा बोर्डिंग पास। देश में 4 एयरपोर्ट्स पर लगने जा रही है FTR मशीन। जी हां दोस्तों, जल्द ही एयरपोर्ट पर आपको किसी भी तरह के बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी। आपका चेहरा ही एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास की भूमिका निभाएगा। गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि जल्द ही देश के 4 एयरपोर्ट वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा में डीजी यात्रा के तहत चेहरे की पहचान तकनीक FRT मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय FRT यानी कि आधारित बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को मार्च 2022 में लाइव करने की योजना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड सरकार ने कोविड के नए उपचार को दे दी मंजूरी। ओमिक्रॉन से लड़ाई में मिल सकती है बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, यूके की दवा नियामक अथॉरिटी ने गुरुवार को कोविड-19 के खिलाफ एक नए एंटीबॉडी उपचार को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि कोविड के खिलाफ यह नया उपचार कोविड संक्रमण के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारी होने का खतरा है वे इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी ने कहा कि यह मेडिसिन हल्के और मध्यम कोविड लक्षणों वाले रोगियों के लिए कारगर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा में तेज बारिश के साथ ही कड़ाकेदार ठंड शुरू, गलन ने बढ़ाई मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बादल और धुंध के साथ ही कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया। नोएडा में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और सुबह करीब 10 बजे कुछ जगह बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन बाद में मौसम सामान्य होता नजर आया। हालांकि दोस्तों दोपहर बाद से ही मौसम ने फिर करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बारिश के चलते ठंड में भी जोरदार इजाफा हुआ है और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक नीचे आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर में शुरू हो जाएगा बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन। 4 से 6 करोड़ बीमार बच्चों को प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, भारत में वयस्कों को कोरोना का टीका देने के साथ ही अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दोस्तों दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान 4 से 6 करोड़ बच्चों को प्राथमिकता में रखा गया है। ये वे बच्चे हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा का कहना है कि देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद से सबसे पहले बुजुर्गों, बीमारों और फिर वयस्कों पर फोकस किया गया। इसके बाद से लगातार बच्चों के लिए वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा था ताकि छोटे बच्चों और किशोरों को भी वैक्सीनेट करके सुरक्षित किया जा सके। भारत में भारत बायोटेक की वैक्सीन के अलावा भी कुछ वैक्सीन को बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिर्जापुर के फेमस एक्टर की हुई अचानक मौत, फैंस को लगा गहरा सदमा। जी हां दोस्तों, देश की पसंदीदा वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर के एक प्रसिद्ध एक्टर की मौत हो गई है। इस खबर को सुनकर फैंस को काफी गहरा सदमा पहुंचा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्टर के निधन की जानकारी साथी कलाकार ने अपने इंस्टाग्राम पर दी। इस खबर को जानने के बाद फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भैया के पक्के दोस्त ललित का रोल निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा की मौत हो गई। उनके साथी कलाकार दिवेंदु शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। इस दुख भरी खबर को सुनाने के बाद ब्रह्म मिश्रा उर्फ ललित के फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों अचानक से दिवेंदु ने RIP पोस्ट लिखते हुए ब्रह्म मिश्रा की अपने साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, आवर ललित इज नो मोर, यानी कि हमारा ललित अब जिंदा नहीं है। दरअसल दोस्तों ब्रह्म मिश्रा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 29 नवंबर को अचानक बाथरूम में उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से वह अपने घर में ही पड़े हुए थे। जब उनका फोन बंद आया, 3 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उनके फैमिली मेंबर्स ने उनकी सूद ली, तो वह अपने फ्लैट पर मृत अवस्था में पाए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार दिखेगी द्रविड़ कोहली की जोड़ी, बारिश बिगाड़ सकती है पहले दिन का खेल, टीम इंडिया का प्लेइंग 11 बना बड़ा सिरदर्द। जी हां दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट बिना किसी नतीजे के ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ऐसे में जो भी टीम मुंबई टेस्ट जीतने में कामयाब होगी वो सीरीज पर भी कब्जा लेगी। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया में कप्तान विराट कोहली की भी वापसी होने जा
रही है, जिससे प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा और कौन नहीं यह तय करना भी टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। साथ ही बारिश भी दूसरे मुकाबले का मजा किरकिरा कर सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कप्तान विराट कोहली और हेड कोच राहुल द्रविड़ की जोड़ी का यह पहला मुकाबला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता के बाद पीके का वार, कांग्रेस में नेतृत्व के वरदान पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा और राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है वह अहम है, लेकिन उसका नेतृत्व किसी व्यक्ति का नेटसिंकिंग अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब पार्टी पिछले 10 साल में 90% चुनाव हार चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अब कोई यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नहीं है। इसके एक दिन बाद किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने का आह्वान किया। तमाम दलों के राजनीतिक सलाहकार रह चुके प्रशांत किशोर के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उसके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, यहां जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भारतीय लोकतंत्र को बचाने और संघर्ष करने के अपने नेट सेंकिंग दायित्व का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा, कोई वैचारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं रखने वाला एक पेशेवर राजनीतिक दलों व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के बारे में सलाह देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह हमारी राजनीति का एजेंडा निर्धारित नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वरा भास्कर ने लगाई ममता बनर्जी से गुहार, कहा सरकार लोगों को देशद्रोही के आरोप प्रसाद की तरह बांट रही है। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के अंधाधुंध तरीके से देशद्रोह कानून और यूएपीए का इस्तेमाल करने पर उनसे सवाल किया, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। स्वरा भास्कर ने ममता बनर्जी से कहा कि एक राज्य है जो यूएपीए और देशद्रोह के आरोपों को भगवान के प्रसाद की तरह बांट रहा है। आर्टिस्ट को आज कहानी को कहने के लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई आर्टिस्ट का करियर जोखिम में है और उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एक्ट्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि राइट विंग ने मुनव्वर फारूकी, अदिति मित्तल, अग्रिमा जोशुआ और स्टैंड अप कॉमेडियन को निशाना बनाया। फारूकी के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 1 महीना जेल में बिताना पड़ा। स्वरा ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को एक गैर जिम्मेदाराना भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबकि पुलिस और राज्य सरकार इसे खुली छूट दे रहे हैं। स्वरा की बात पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार बनते ही यूएपीए कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ममता ने आगे कहा कि समाज के लिए यूएपीए सही नहीं है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, प्रतिबंधित नहीं। जी हां दोस्तों, नए बिल के जरिए भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो को विनियमित किया जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित तो नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि क्रिप्टो एसेट बिल के हवाले से यह जानकारी मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल पेश करेगी। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट को मंजूरी के बाद यह विधेयक सदन में आएगा। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में भी इसी तरह के एक विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे नहीं लिया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले का प्रयास निश्चित रूप से एक विधेयक लाने का था, लेकिन बाद में तेजी से कई चीजें चलन में आई। हमने एक नए बिल पर काम करना अब शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,35,10,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,24,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूक्रेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी
महामारी से मरने वालों की संख्या 4,69,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सस्ता हो गया सोना, बढ़ गए चांदी के दाम, जान लीजिए क्या है नई कीमतें। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 280 रुपए सस्ता हो गया। देश की राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 46,657 रुपए हो गई है। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,937 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत भी शुक्रवार को 212 रुपए की तेजी आई। इसके साथ ही दिल्ली में चांदी 61,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी पिछले कारोबारी सत्र में 61,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच टीम इंडिया के अफ्रीका दौरे पर सस्पेंस, सीएसए ने स्थगित किए घरेलू मैच। दोस्तों, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर संदेह के बादल छाए हुए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने टीम के कुछ सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक दौरे के घरेलू मैच स्थगित कर दिए हैं। ऐसे में इस महीने होने वाले भारत के अफ्रीकी दौरे को लेकर भी चिंताएं और बढ़ गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भी जल्द ही दौरे को लेकर फैसला करेगा, जो यहां 17 दिसंबर को पहले टेस्ट के साथ शुरू होना है। अगर भारत साउथ अफ्रीका सीरीज होती है तो यह कड़े जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होगी। सीएसए बोर्ड ने बयान में कहा कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका पुष्टि करता है कि डिवीजन 2 सीएसए 4 दिवसीय घरेलू सीरीज के चौथे दौरे के सभी 3 मैच स्थगित कर दिए हैं, जो 2 से 5 सितंबर के बीच होने थे। यह प्रतियोगिता जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में नहीं हो रही थी और पिछले कुछ दिनों में टीम के पहुंचने से पहले परीक्षण में कुछ पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बयान में बताया गया है कि खेल से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए संगठन ने कोविड-19 एहतियात कदमों को लागू करना सीएसए की शीर्ष प्राथमिकताओं में बताया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और कौन से देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।